पार्ट 13 आशी के बदन को स्कैन करती नजरें। थोड़ी ही देर में सभी ने भरपेट खाना खा लिया। इस वक्त रात के लगभग 10 बजे बज रहे थे। खाना कंप्लीट होने के बाद रॉकी ने एक बार फिर क्रिश को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन क्रिश ने इस बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। अब रॉकी ने परेशान होते हुए आशी और समर से कहा, बहुत रात हो चुकी है और मेरे भाई को कॉल भी नहीं लग रहा है। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए डिनर के लिए, थैंक यू करते हुए रॉकी वहां से जाने लगा। तभी आशी ने उसे रोकते हुए पूछा, अगर आपके भाई को कॉल नहीं लग रही तो आप कहाँ जाओगे और कैसे? जवाब में रॉकी बोला, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं किसी होटल में जाकर रह लूंगा। सुबह तक मेरा मैनेजर मुझे ढूंढ ही लेगा या मैं कंपनी में कॉल कर लूंगा। ये सुनकर आशी रॉकी के सामने नाराजगी जताते हुए बोली, अगर ऐसा है तो आपको होटल में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए। आप आज यहाँ रह सकते हैं। समर की तरफ देखते हुए, मैं सही कह रही हूँ ना समर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है आशी, रॉकी आज आप यहीं रुक जाए, समर ने कहा। जवाब में रॉकी अपना सर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। आपने मेरी इतनी हेल्प की, वही बहुत है। मैं होटल में रह लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? दोस्त भी कहा है और एहसान, बोझ की बात कर रहे हो? ये तो अब हमारी दोस्ती की इंसल्ट हुई ना। हम कुछ नहीं जानते, आज आप यही रहिए, सुबह चले जाना, फिलहाल आप समर के कमरे में सो सकते हो। कहते हुए आशी ने एटीट्यूड में अपने हाथ बांध लिए, जिसे देख रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। रॉकी की बात सुनकर समर नाराज होते हुए बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। दोस्ती का एक रूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। फिलहाल चलिए सोने, बहुत रात हो गई है। कहता हुआ समर रॉकी को अपने साथ कमरे में लेकर आता है। समर और रॉकी जैसे ही बिस्तर पर सोने के लिए गए, तभी आशी को कुछ याद आया और वह समर को आवाज देते हुए बोली, अबे ढक्कन, सिर्फ रॉकी को सोना है, तुझे नहीं? भूल गया, हमें डांस की प्रैक्टिस भी करनी है। आशी की बात सुनकर समर मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, प्लीज यार आशी, आज नहीं, बहुत थक गया हूँ। अच्छा थक गया हूँ? क्यों, कौन सा पहाड़ तोड़कर आया है तू? अरे आज डांस की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कब करेगा, कंपटीशन खत्म होने के बाद? तुझे पता है ना, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। मैं कुछ नहीं जानती, चल मेरे साथ प्रैक्टिस कर। आशी और समर की बात सुनकर रॉकी ने हैरानी जताते हुए पूछा, डांस की प्रैक्टिस किस लिए? समर ने बताया, दरअसल हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन है और जीतने वाले को 1 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी और $2000। आशी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कौन सा डांस करने वाले हो तुम लोग, सालसा, हिप हॉप या के पॉप? रॉकी की बात सुनकर समर जोर से हंसते हुए बोला, हिप हॉप या के पॉप? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? यह आशी ना, ये पैदा 21 सेंचुरी में हुई है, लेकिन अब तक 15 सेंचुरी में जी रही है। हिप हॉप के पॉप इसके बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ इंडियन क्लासिकल डांस करती है, कथक तक थई तक पता नहीं कब तक। समर को अपना मजाक बनाता हुआ देखकर आशी मुंह बनाकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ मुझे हिप हॉप के पॉप नहीं पता तो इसमें क्या है? उन लोगों को भी तो हमारा क्लासिकल डांस नहीं पता। हमारे डांस से अच्छा किसी का डांस नहीं है, समझा तू? अब मेरा मजाक उड़ाना बंद कर, वरना एक पंच में तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। चल चुपचाप डांस कर। आशी की बातों में धमकी साफ थी, जिसे सुनकर समर की हंसी एकदम गुल हो गई। क्लासिकल डांस की बात सुनकर रॉकी भी एक्साइटेड होते हुए बोला, ओह वाओ, क्लासिकल डांस तुम दोनों को आता है? मैं भी देखूंगा, प्लीज जरा मुझे भी दिखाओ कैसा डांस है। आप भी देखोगे? चलो फिर हमारा इंडियन डांस भी देखो। कहकर आशी, समर और रॉकी बाहर हॉल में आ गए। आशी ने म्यूजिक सिस्टम पर गाना प्ले किया। समर और आशी ने डांस के पोज डिसाइड कर लिए और डांस शुरू किया। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद वह लोग बहुत ही अच्छे से डांस फॉर्म कर रहे थे। रॉकी सोफे पर बैठकर उनका डांस देख रहा था और बहुत एक्साइटेड हो रहा था। उसे इंडियन क्लासिकल डांस बहुत अच्छा लग रहा था। आशी और समर एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर डांस कर रहे थे। रॉकी भी उन लोगों को डांस करते हुए देखकर एक्साइटेड होकर खड़ा होकर उनकी नकल करने लगा। ये देखकर आशी मुस्कुराते हुए उसे डांस के सही पोज बताने लगी। रॉकी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी एक सिंगर और परफॉर्मर होने के कारण वह बहुत ही अच्छे से बीट को पकड़ पा रहा था। आशी और समर उसका हौसला बनाते हुए बोला, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लगभग 2:30 बजे रात तक वह लोग मस्ती करते हुए डांस कर रहे थे।
आखिरकार थक हार कर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। आज की रात भी क्रिश आशी को परेशान करने नहीं आया था। लेकिन जब आशी का सामना एक बार फिर क्रिश से होगा तो क्या होगा? फिलहाल इन सब बातों से अनजान आशी तूफान से पहले की खामोशी में आराम कर रही थी। अगली सुबह लगभग 9 बजे रॉकी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अपनी कंपनी में कॉल करके कार मंगा ली थी। उन लोगों से खुश होकर विदा लेते हुए वो बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ एंजॉय करके। लाइफ में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है, सच्चे दोस्तों के होने की खुशी। मौका मिला तो मैं फिर आऊंगा। समर और आशी ने दिल खोलकर स्वागत करते हुए कहा, जब भी मौका मिले आ सकते हो। रॉकी खुश होते हुए वहां से चला गया। आज शायद उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन था जो उसने इतने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ बिताया। एक सेलिब्रिटी ही जानता है सच्चे दोस्त की कीमत, क्योंकि उसके पास सारी दुनिया होती है लेकिन अपना खास कहलाने वाला शायद ही कोई होता है। खैर, थोड़ी ही देर में आशी और समर भी अपने कॉलेज के लिए निकल गए। आशी अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में लेक्चर अटेंड कर रही थी। उसके साइड वाली लाइन की लास्ट बेंच पर युवान खन्ना बैठा था। हमेशा की तरह लेक्चर पर ध्यान ना देकर उसका सारा ध्यान आशी पर था। वह बेंच पर अपनी कोहनी टिकाकर सिर पर अपना हाथ रखकर एकटक आशी को ही देखे जा रहा था। उसकी नजर कभी आशी की काली आंखों पर होती तो कभी उसके होठों पर, कभी गले से होते हुए आशी की क्लीवेज को ढूंढता तो कभी वो ब्रेस्ट से होते हुए आशी के खूबसूरत फिगर पर अपनी नजरें फेरता। वो आहें भरते हुए मन में बोला, क्या हो तुम मिस क्यूटी, आखिर ऐसा क्या है तुम में जो तुम्हें देखने से दिल नहीं भरता? तुमसे भी खूबसूरत लड़कियां हैं इस कॉलेज में, लेकिन जो मजा तुम में है वह किसी में नहीं। आशी का पूरा ध्यान लेक्चर पर ही था। वह नताशा के साथ बैठी थी। कैथी और जॉश उसके पीछे वाली बेंच पर बैठे थे। तभी कैथी ने ध्यान दिया, युवान खन्ना बहुत देर से आशी को घूर रहा है। कैथी को यह बात अजीब लगी। उसने अपने हाथ से पेन जमीन पर गिरा दिया। पेन लुढ़कते हुए आशी के टेबल के नीचे आया। ये देखकर आशी ने पेन उठाकर कैथी को देना चाहा और कैथी ने सही मौका देखकर धीरे से आशी को बताया, आशी मैं कब से देख रही हूँ, वो युवान लगातार तुझे घूर रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार। कैथी की बात सुनकर आशी ने धीरे से तिरछी नजर बढ़ाकर युवान को देखा तो पाया युवान सचमुच आशी को देख रहा है। ये बात आशी को अनकंफर्टेबल करने लगी, लेकिन उसने इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन अब आशी को बार बार अपने ऊपर युवान की नजरों की तपिश महसूस होने लगी। इस वक्त आशी ने लाइट ग्रीन कलर का पजामी सूट और उस पर दुपट्टा ले रखा था। कानों में झुमके और बाल खुले हुए। आशी अनकंफर्टेबल होते हुए अपने दुपट्टे को संभालने लगी। थोड़ी ही देर में लेक्चर खत्म हो गया। आशी जल्दी से नताशा का हाथ पकड़ कर खड़ी हुई और कैथी और जॉश से बोला, चलो जल्दी। इससे पहले कि नताशा कुछ समझ पाती, अचानक किसी ने आशी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आशी ने एक नजर उस हाथ को देखा और अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो गुस्से से दांत पीसने लगी, क्योंकि यह कोई और नहीं युवान खन्ना था। आशी ने गुस्से में युवान को घूर कर देखते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है, हाथ क्यों पकड़ा मेरा? युवान ने अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लाते हुए कहा, यह कोई बदतमीजी नहीं है माय डियर, क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? युवान की बात सुनकर आशी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नो थैंक्स, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, चलो दोस्तों। कहकर आशी ने जैसे ही कदम बढ़ाए, युवान ने आगे से उनका रास्ता रोकते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तुम शायद जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। इस कॉलेज का हर स्टूडेंट मेरी एक नज़र को तरसता है। तुम खुशकिस्मत हो जो मैंने तुम्हें लंच के लिए पूछा है। ये कहते हुए युवान के स्टाइल में एटीट्यूड था। तुम जो कोई भी हो मुझे नहीं जानना और न ही तुम्हारे साथ लंच करना है। इतने स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हारी नज़र को तरसते हैं, उन्हें लेकर जाओ। फालतू मेरे साथ टाइम पास मत करो। कहकर आशी साइड से निकल जाती है। तभी युवान चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर जाती हुई आशी को देखते हुए बोला, बहुत एटीट्यूड है तुम में। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, बट आई लाइक योर एटीट्यूड। अभी तो तुम्हें लंच के लिए पूछा था, लेकिन अब डिनर पर इनवाइट करता हूँ, शाम को तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा। युवान की यह बात वहां मौजूद हर स्टूडेंट सुन रहा था और हैरान था। कैथी, नताशा और जॉश भी हैरान थे। तभी आशी पीछे पलटकर युवान को देखते हुए बोली, नो थैंक्स, मुझे किसी के साथ लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम किसी और के साथ अपना टाइम वेस्ट करो। इतना कहकर आशी जल्दी से क्लासरूम से बाहर चली गई और उसके पीछे उसके तीनों दोस्त भी। आशी के जाने के बाद युवान चेहरे पर डेविल स्माइल लेते हुए बोला, आई लाइक यू क्यूटी, तुम दिखने में जितनी स्वीट हो, चखने पर उतनी ही तीखी मिर्ची। और मुझे ये तीखे और मीठे का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है।
तैयार हो जाओ, बहुत जल्द मैं तुम्हें चखूंगा। थोड़ी देर बाद आशी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी। जॉश और कैथी ने समर और अथर्व को सारी बात बता दी थी। सब कुछ जानने के बाद अथर्व परेशान होते हुए आशी से बोला, आशी बच्चे, तुम्हें होशियार रहना होगा। युवान खन्ना बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल जरूर करना और कोशिश करना तुम उससे दूर रहो। इस पर आशी मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी अथर्व भैया, आशी इतनी भी कमजोर नहीं है। वैसे उसने लंच के लिए पूछा और मैंने मना कर दिया, इसमें कोई बदतमीजी नहीं थी। अगर वह कुछ गलत करने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दूंगी। शायद हिंदुस्तानी नारी से उसका पाला कभी नहीं पड़ा है। हिंदुस्तानी नारी सब पर भारी। आशी की चुलबुली बातों पर समर हंसता हुआ बोला, ये हुई ना मेरे फाइटर वाली बात। तभी आशी ने समर से कहा, समर अगला लेक्चर स्टार्ट होने में 1 घंटा बाकी है, क्यों ना हम म्यूजिक हॉल में जाकर एक बार डांस प्रैक्टिस कर ले। क्या बोलता है? हाँ यार, वक्त बहुत कम है, चल चलते हैं, समर ने बोला। जॉश और कैथी भी एक साथ बोले, हम लोगों का अलग प्लान है, हम लोग 1 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं, सी यू इन 1 आवर। नताशा ने कहा, मुझे अपना असाइनमेंट तैयार करना है, मैं वो काम निपटा लेती हूँ। इतने में अथर्व एक्साइटेड होकर बोला, और मैं चलूंगा तुम लोगों का डांस देखने। समर, आशी और अथर्व म्यूजिक हॉल के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में समर और आशी कॉलेज के म्यूजिक हॉल में डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। वह दोनों बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। अथर्व क्लैपिंग करके उन्हें मोटिवेट कर रहा था। तभी अचानक अथर्व को किसी का कॉल आया और अथर्व फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया। अब हाल में सिर्फ समर और आशी थे। लगभग 15 मिनट डांस के बाद समर थक गया और उसे प्यास लगने लगी, लेकिन पानी की बोतल खाली थी। तभी उसने आशी से कहा, आशी बोतल में पानी नहीं है, तू प्रैक्टिस कर, मैं पानी लेकर आता हूँ। आशी हाँ में सिर हिलाकर डांस प्रैक्टिस में लगी रही और समर वहां से चला गया। लगभग 5 मिनट बाद आशी को अपनी कमर पर किसी का हाथ फील हुआ। वह हाथ बड़े ही सेडेक्टिव तरीके से उसकी कमर को सहलाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। यह महसूस कर आशी चिढ़ते हुए बोली, समर क्या कर रहा है? ये सटेप नहीं, कहकर आशी जैसे ही घूम कर पीछे की तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है। उसकी आंखें से फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से निकला, तुम। किसे देखकर चौंक गई आशी। आखिर किसने रखा था आशी की कमर पर हाथ? क्रिश वापस आया है या फिर युवान खन्ना बुझाना चाहता है अपनी प्यास? अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर करो और ऐसे ही दिल छू लेने वाले पार्ट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक कमेंट मुझे अगला पार्ट लिखने की ताकत देता है। अब आगे सुनिए क्या होता है। अपने बदन पर हाथ चलता महसूस करके जब आशी ने मुड़ के देखा तो वो चौंक कर बोली, तुम। उसके सामने युवान खन्ना खड़ा था, जो अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लेकर आशी को देख रहा था। आशी ने उसे देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे थे तुम? काम डाउन क्यूटी, आई वॉज जस्ट टीचिंग यू द डांस स्टेप्स, क्योंकि मुझे तुम्हारा स्टेप ठीक नहीं लगा। चलो, सही तरह से स्टेप करने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। कहते हुए युवान आशी के करीब आया। तभी आशी ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, नो थैंक्स, मुझे तुमसे डांस के स्टेप सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं कैसा डांस कर रही हूँ। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। कम ऑन क्यूटी, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम अपने दोस्त के साथ डांस कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? ओह, शायद तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रही हो, राइट? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं पहले से ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो चुका हूँ, इसलिए अब ये सब करने की जरूरत नहीं है क्यूटी। कहते हुए युवान ने आशी की तरफ देखकर मुस्कुराया। वॉट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अट्रैक्ट करना चाहूंगी? खैर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम अपने दिल में खुशफहमी मत पालो और प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। कहते हुए आशी वहां से जाने लगती है। तभी युवान बोला, इसीलिए तो मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं हो। जो चीज आसानी से मिल जाए युवान खन्ना को उसमें मजा नहीं आता। इनफैक्ट अगर तुमने पहली बार में ही मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो मैं तुम्हें यूज करके फेंक देता। नाउ आई वॉन्ट यू बिकॉज यू आर अ चैलेंज फॉर मी। चलो अपनी कीमत बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? युवान खन्ना कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। जस्ट फॉर 1 नाइट, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा, वादा है मेरा। युवान खन्ना की इतनी घटिया बात सुनकर आशी को गुस्सा नहीं आया बल्कि वह कंफ्यूज हो गई और वह हैरान होते हुए बोली, एक रात में तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिसमें बहुत मजा आएगा?
और उसके लिए तुम मुझे पैसे भी दोगे। अच्छा जी, अब समझ आया। तुम अपने घर पर नाइट पार्टी रख रहे हो और मेरे हाथ से डिनर बनवा कर खाना चाहते हो, राइट? अरे यार, तो साफ साफ कहना चाहिए ना। लेकिन आई एम सॉरी, मैं डिनर नहीं बना सकती, मुझे कॉलेज भी आना है, कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। प्लीज कोई दूसरा कैटरिंग वाला ढूंढ लो। अब इस तरह की बात आशी मासूमियत के कारण करती थी या ऐसी घटिया बात को टालने का उसका ये तरीका था, ये तो आशी ही जाने। लेकिन ये सुनकर युवान की शक्ल देखने लायक थी। वो कुछ कह पता इससे पहले ही आशी बोली, अभी तुम जाओ, ठीक है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। कहकर आशी म्यूजिक सिस्टम के पास जाती है और जैसे ही म्यूजिक सिस्टम का बटन प्रेस करने वाली थी, अचानक युवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आशी ने उसके हाथ को घूर कर देखते हुए कहा, देखो ये तुम मुझे बार बार टच मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हुए आशी ने उसका हाथ झटक दिया। इस पर युवान ने आशी को घूर के देखते हुआ कहा, क्यूटी, क्या तुम सच में इतनी इनोसेंट हो या मुझे बहलाने की कोशिश कर रही है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुमसे क्या कहा? आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए किसी भी कीमत पर। हाँ, मुझे पता चल गया कि तुम्हें मैं चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? मैं तुम्हारे घर में केटरिंग का काम नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना होता है, असाइनमेंट रेडी करना होता है, पार्ट टाइम जॉब करनी होती है, मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? कहते हुए आशी के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत थी। उसकी आंखें सच बोल रही थी जिसे युवान खन्ना ने पढ़ लिया था। वह एक पल के लिए हैरान था और आशी की मासूम आंखों में देख रहा था जिसमें उसे कोई छल कपट या झूठ नजर नहीं आया। ये देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। क्यूटी, यू आर रियली सो इनोसेंट, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब अब तक तुम्हें किसी ने नहीं छुआ, और इसका मतलब तुम्हारी आत्मा के साथ तुम्हारा शरीर भी शुद्ध है, प्योर एंड अनटच्ड। कहते हुए युवान खन्ना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अरे तुमसे किसने कहा मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है? मेरे 3 बॉयफ्रेंड है, अथर्व भैया, समर, जॉश और रॉकी। 3 भी नहीं, देखो 4 हो गए। कहते हुए आशी अपनी उंगलियों को गिन रही थी। युवान उसकी मासूमियत में खोता जा रहा था। वह अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर बोला, बस बस क्यूटी, अपनी मासूमियत से मेरी जान लेने का इरादा है क्या? अरे मैं फ्लैट हो चुका हूँ तुम पर, अब इस भोलेपन के तीर और मत चलाओ, वरना मैं अभी तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी तो मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मतलब? आशी ने हैरानी से पूछा। मतलब कि वह तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है, दोस्त है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं बनूंगा, अब तुम मेरी हो विद योर प्योर सोल एंड बॉडी। मुझे प्योर चीजें बहुत पसंद है जो किसी ने टच भी ना की हो। तो अब तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि युवान खन्ना तुम में पूरी तरह से इंटरेस्टेड है और अब तुम सिर्फ उसकी हो। अब इस खुशखबरी को सेलिब्रेट करना तो बनता है। चलो आज शाम को डिनर पर मेरे साथ। आशी अब तक युवान की बातों को हैरानी से सुन रही थी, लेकिन जब उसने ये शब्द कहा कि वह सिर्फ उसकी है, आशी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब उसके शब्दों को सुनकर आशी को क्रिश की बातें याद आने लगी, जिसने उसे कहा था कि वह सिर्फ उसकी है। आशी का पारा हाई होने लगा था, क्योंकि सब उसे एक चीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मेरी है, मेरी है। अब ये बात आशी के बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए वह युवान पर चिल्लाते हुए बोली, ओए, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे देखो हक जमाने आ जाता है। मेरी है, मेरी है, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हूँ। तुम में और उस पागल चोर में कोई फर्क नहीं है, और मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मुझसे दूर रहना, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। छछूंदर कहीं का, तुम जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ। गधा कहीं का, बेवकूफ, सारे के सारे पागल मेरे पीछे ही पड़े हैं। कहते हुए आशी गुस्से में बैग उठाकर वहां से निकलने लगती है। तभी पीछे से युवान खन्ना उसे आवाज देकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम जितना मुझे खुद से दूर करोगी क्यूटी, उतना ही मुझे खुद के करीब पाओगी, और तुम्हें पाने के लिए मेरी चाहत बढ़ती जाएगी, जो मेरी भूख और अंदर की आग दोनों को बढ़ाती जाएगी। कहते हुए युवान खन्ना अपने सीने पर अपने हाथ को रगड़ने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों में ठरक और संकीपन नजर आ रहा था। आशी उसकी बातों को इग्नोर करके मेन हॉल के बाहर निकल जाती है। तभी उसे रास्ते पर समर मिलता है, जो आशी को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ आशी, तू परेशान क्यों नजर आ रही है? अरे कुछ नहीं, एक बेवकूफ मिल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, चल क्लास का टाइम हो गया। आशी ने चिढ़ते हुए कहा तो समर ने फिक्र जताते हुए पूछा, बेवकूफ मिल गया था? कौन बेवकूफ?
अरे कोई नहीं, तू चल मेरे साथ, तुझे इतनी देर क्यों हुई? आशी ने पूछा। अरे उस वाटर कूलर में पानी नहीं था, तो दूसरी जगह से लेकर आया। चल ठीक है, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, कहकर दोनों अपनी अपनी क्लास में चले गए। क्लास शुरू हुई और आशी अपने दोस्तों के साथ बैठकर लेक्चर अटेंड करने लगी। तभी युवान खन्ना क्लास में एंटर हुआ और आशी को देखकर आंख मरता हुआ और मुस्कुराता हुआ उसके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसका यह एटीट्यूड क्लास में बैठे लगभग हर इंसान ने देखा। आशी ने गुस्से में दांत पीस लिए और उसे इग्नोर किया। तभी नताशा ने धीरे से झुककर आशी से पूछा, आशी यह क्या हो रहा है तेरे और युवान के बीच? क्या मैंने सही देखा उसने तुझे आंख मारी? क्या? ओ हाँ, चुपचाप बैठ। वह पागल है और मैं पागलों के मुंह नहीं लगती। गधा कहीं का मूड खराब करके रख दिया। चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे, कहते हुए आशी ने नताशा को डांटा। तो नताशा ने धीरे से पूछा, अरे लेकिन बात क्या है? ये हो क्या रहा है, मुझे बता तो। अरे बाद में बताऊंगी, पहले पढ़ाई कर वरना प्रोफेसर डांटेंगे, कहकर आशी ने पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश की। युवान पीछे बैठकर आशी को देखकर मुस्कुरा रहा था। आशी के गालों पर पड़ने वाले डिंपल और मुंह बनाकर बात करना युवान के दिल में गुदगुदी सा कर रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी क्लास खत्म हो गई और सभी दोस्त क्लासरूम से बाहर आने लगे। तभी युवान खन्ना ने आशी को आवाज देते हुए कहा, क्यूटी, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक रात का वक्त देता हूँ, रात भर सोच लो और कल मुझे जवाब देना। और हाँ, याद रखना जवाब हाँ में ही होना चाहिए, क्योंकि युवान खन्ना को ना सुनने की आदत नहीं है। युवान ने यह बात पूरी क्लासरूम के सामने चिल्लाते हुए बोली थी, लेकिन आशी ने एक बार पलटकर भी नहीं देखा। पूरी क्लास युवान की बात सुनकर हैरान थी, खासकर से आशी के दोस्त। आशी की क्लास में जो अंग्रेज लड़कियां थी, वह आशी को देखकर जलने लगी थी, क्योंकि युवान के पीछे ना जाने कितनी ही लड़कियां थी। इनफैक्ट उनमें से कई लड़कियों को युवान ने डेट कर रखा था, जो दिखने में शायद आशी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। युवान की बात सुनकर नताशा और कैथी आशी से बोले, आशी ये सब। आशी ने अपनी पकड़ अपनी किताबों पर कसते हुए बिना पीछे मुड़े अपने दोस्तों से कहा, चुपचाप चलो, और तेज कदमों के साथ क्लासरूम से बाहर निकल गई। युवान उसके एटीट्यूड को देखकर मुस्कुराता रह गया और खुद से बोला, तुम बहुत जिद्दी हो क्यूटी, और मैं तुमसे भी ज्यादा जिद्दी। बस अब सुबह का इंतजार है, कहकर युवान मुस्कुराते हुए क्लासरूम से बाहर चला गया और क्लास की बाकी लड़कियां आशी और युवान को देखकर दांत भींचती रह गई। कॉलेज के बाहर आकर आशी के सभी दोस्त अथर्व, समर, नताशा, कैथी और जॉश सभी ने आशी से उसकी प्रॉब्लम पूछी और आशी ने उन्हें सारी बात बता दी। आशी की बात सुनकर सभी लोग परेशान थे, लेकिन तभी समर, जो अब तक उनकी बातों को सुन रहा था, जोर जोर से हंसने लगा। आशी हैरानी से उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी उल्लू को देख रही है। समर को हंसता हुआ देखकर नताशा भी हंसने लगी, फिर कैथी, फिर जॉश और अब अथर्व भी। सबका हंस कर बुरा हाल हो रहा था। सबके पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन उनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। लगभग 15 मिनट तक उन लोगों को हंसते हुए देख रही आशी को अब उसे गुस्सा आने लगा था, आखिर ये लोग हंस क्यों रहे हैं? आशी ने मुंह बनाकर समर से कहा, अब तू अपना हंसना बंद कर वरना तेरे मुंह पर एक पंच मारूंगी, दीवार में घुस जाएगा। तू हंस क्यों रहा है? पहले ये तो बता कि वह लड़का मुझे बार बार केटरिंग के लिए परेशान क्यों कर रहा है? पता नहीं क्यों बार बार मेरी है कर रहा है। अरे पागल, वो है और तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो। आशी की बात सुनकर समर किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, अरे पगलेट, वो तुझे केटरिंग के लिए नहीं बोल रहा, उसे भी यह पागल ही मिली थी, उसकी आंखें खराब हो गई लगता है। तूने मुझे पागल कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? अगर वह मुझे केटरिंग के लिए नहीं बोल रहा है, तो और फिर क्या बोल रहा है? आशी ने गुस्से में पूछा। तभी अथर्व ने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करके सभी को देखते हुए कहा, गाइस, ये हंसने वाली बात नहीं है, दिस इज सीरियस। आशी मासूम है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन हमें समझ में आ रहा है और आशी को समझाना जरूरी है। अथर्व की बात सुनकर सभी ने अपनी हंसी कंट्रोल की और समर भी नॉर्मल हुआ। आशी ने अथर्व से पूछा, क्या समझाना है भैया? अथर्व ने आशी को बताया, आशी बच्चे, तू बहुत इनोसेंट है और दुनियादारी से बहुत दूर, बिल्कुल प्योर। शायद इसलिए क्योंकि तू अनाथ आश्रम से कभी बाहर नहीं निकली। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, युवान खन्ना बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रह। वह तेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है, तू उसे जितना दूर रहेगी उतना अच्छा है। अगर तू उसकी जिद बन गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वह मुझसे चाहता क्या है? आशी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तो अथर्व ने कहा, वह तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। अच्छा,
जैसे मैं आप लोगों की हूँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएंगे और क्या, कम से कम दुश्मनी तो खत्म होगी। आशी ने मासूमियत से कहा। नहीं बच्चे, ये सब इतना भी सीधा नहीं है। अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं? यार समर, तुम लोगों ने अब तक इसे डिब्बे में बंद करके रखा था क्या? यह इतनी इनोसेंट क्यों है? अथर्व ने कहा। मुझसे मत पूछो, मेरे बाबा ने रखा था। वह इसे कहीं भी आने जाने नहीं देते थे, हर वक्त इसे अंदर ही रखते थे और इस पर नजर रखते थे। इसे एक खरोच भी आ जाए तो परेशान हो जाते थे, यहाँ तक कि यह बीमार भी होती तो हॉस्पिटल नहीं जाती थी, बल्कि डॉक्टर घर आते थे। मैं तो खुद हैरान हूँ, अचानक बाबा ने इसे अनाथ आश्रम से आजाद करके अमेरिका कैसे भेज दिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी डॉन की बेटी है, जिसे दुनिया से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। समर की बात सुनकर अथर्व थोड़ा हैरान हुआ। वो परेशान था कि वह आशी को कैसे समझाए कि आखिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होते हैं और युवान उससे क्या चाहता है। आशी की मासूमियत अथर्व को भी परेशान कर रही थी कि कहीं वह किसी गलत हाथ में लग जाए। एक शुद्ध हीरा जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा और लुटेरे चारों तरफ से घूम रहे हैं। क्या आशी बनेगी युवान की हवस का शिकार? कैसे बचेगी आशी? क्या सच में है आशी किसी डॉन की बेटी? कौन करेगा उसकी मदद या होगी वो कुर्बान? ऐसी ही डार्क रोमांटिक कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अब आगे सुनिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी डॉन की बेटी है, जिसे दुनिया से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। समर की बात सुनकर अथर्व थोड़ा हैरान हुआ। वो परेशान था कि वह आशी को कैसे समझाए कि आखिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होते हैं और युवान उससे क्या चाहता है। आशी की मासूमियत अथर्व को भी परेशान कर रही थी कि कहीं वह किसी गलत हाथ में लग जाए। एक शुद्ध हीरा जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा और लुटेरे चारों तरफ से घूम रहे हैं। अथर्व ने अपनी उंगलियों से माथे को रगड़ते हुए कहा, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं समझाती हूँ भाई, कहकर नताशा ने आशी का मुंह अपनी तरफ घुमाया। आशी सुन, युवान से दूर रहना। वह कहेगा कि तुझसे दोस्ती करना चाहता है, तुझसे प्यार करता है या अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि वह तेरे साथ गलत करना चाहता है, इसीलिए उससे दूर रहना और अपनी बॉडी को उसे छूने मत देना प्लीज। अब मैं इससे ज्यादा तुझे नहीं समझा सकती। नताशा की बात आशी ने बड़े ध्यान से सुना और अपने दोनों होठों को दबाकर नाक चढ़ाकर दम भरते हुए कहा, मैं समझ गई नताशा। वह मेरे साथ गलत करना चाहता है, मुझे छूना चाहता है और मुझे उससे दूर रहना है। आशी ने बहुत ही मासूमियत से सर झटकते हुए यह बातें कही और इतना कहकर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल गई। आशी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कैथी और जॉश ने अपना माथा पीट लिया। नताशा धीरे से अथर्व और समर की तरफ झुककर बोली, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लड़की के साथ रहकर पागल हो जाऊंगी। क्या इसे हमारी बात समझ नहीं आई? तुमने बिल्कुल सही कहा, उसके साथ रहने वाला पागल ही होगा। हमें शायद इसे खुलकर बताना होगा, जो मेरे बस की तो नहीं है, समर ने कहा। और हमारे बस की भी नहीं है, सभी ने मिलकर कहा। अब इसे वही इस दुनिया से रूबरू करा सकता है और प्रोटेक्ट कर सकता है जो इसे सच्चा प्यार करेगा। ना जाने वह कहाँ है, कहकर अथर्व आशी के लिए परेशान था। सभी उसके चेहरे पर परेशानी देख सकते थे। अथर्व जानता था युवान कितना खतरनाक है, क्योंकि उसने अपनी माँ और पापा से पहले ही युवान के बारे में सब जान लिया था। आई थिंक अब वक्त आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे युवान के बारे में मॉम एंड डैड को सब बताना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे युवान से एक बार बात करनी होगी, अथर्व ने फिक्र जताते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ क्रिश अपनी माफिया डीलिंग के लिए फ्लोरिडा आया था। यहाँ उसे कुछ हथियारों की डील पक्की करनी थी। उसके साथ राका और लिंडा भी थे। तभी राका को किसी की कॉल आई। फोन पे बात करने के बाद राका ने क्रिश को बताया, किंग, हमारा जो माल आने वाला था, अचानक एफबीआई की रेड पर जाने के कारण उसके रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। वह दूसरे रास्ते से यहाँ आएगा और इसके लिए 24 घंटे का वक्त और लगेगा। ये सुनते ही क्रिश, जो सामने एक बड़े से ब्लैक लेदर सोफे पर बैठा था, ब्लैक शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले और शर्ट के बाजू उसके आम तक फोल्ड थे। एक हाथ में वाइन का ग्लास और दूसरे हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा जिसे उसने अपने हाथों में लपेट रखा था। वो गुस्से से खड़ा होकर एक झटके में उस वाइन के ग्लास को नीचे पटकते हुए जोर से चिल्लाया, व्हाट, अभी 24 घंटे और लगेंगे? आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हूँ, 24 घंटे और नहीं रुक सकता। मुझे और भी जरूरी काम है। तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें पहले नहीं पता कि एफबीआई की रेड कहाँ पड़ने वाली है? मैं कुछ नहीं जानता, जल्द से जल्द इस डील को कंप्लीट करो।
सॉरी किंग, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ, कहकर राका वहां से निकल गया। क्रिश हॉल से निकलकर ऊपर एक कमरे में गया और वहां की बालकनी में खड़े होकर उसने किसी को कॉल किया और कहा, सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। दूसरी तरफ से किसी ने जवाब दिया, यस किंग, यहाँ सब ठीक है, बट उस लड़की के घर पर उसके साथ कल रात एक लड़का आया था। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए क्योंकि वह अपने चेहरे पर मास्क पहनकर कैप लगाए हुए था, लेकिन वह रात भर वही रहा और सुबह निकल गया। उसके घर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, शायद वह लोग रात को पार्टी कर रहे थे। ये सुनते ही क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए, उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगी, उसके आसपास का माहौल ठंडा होने लगा। उसने गुस्से में फोन कट करके अपने हाथों में लपेटे हुए आशी के दुपट्टे को देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोला, दिस इज नॉट डन फायरफ्लाई, मैं यहाँ इतनी बेचैनी में काम निपटा रहा हूँ ताकि तुमसे मिल सकूं। 5 दिन का काम मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया ताकि एक बार तुम्हें देख सकूं, लेकिन लगता है तुम मुझसे दूर रहकर काफी खुश हो, एंजॉय कर रही हो अपने मेल फ्रेंड के साथ। दिस इज नॉट फेयर, लगता है तुम पुरानी सजा भूल गई हो। बट यू डोंट वरी, मैं याद दिला दूंगा, आई एम कमिंग फायरफ्लाई, आई एम कमिंग। कहते हुए क्रिश तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकला और अगले ही पल वह हॉल से होते हुए मेन गेट की तरफ निकल रहा था। तभी रास्ते में उसे राका मिला, जिसने उससे कहा, किंग, हमारा माल चौपर से 4 घंटे में आ जाएगा, बायस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वह बस आते होंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी राका, तुम इस डील को देख लेना, मुझे जरूरी काम है, मैं वापस कैलिफोर्निया जा रहा हूँ। कहते हुए क्रिश जल्दी से कार की तरफ जाने लगा। क्या हुआ किंग, कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है? राका ने परेशान होते हुए पूछा। सब ठीक है, बस मुझे जाना होगा। कहते हुए क्रिश जल्दी से कार में बैठने के लिए आगे बढ़ा, तभी राका ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन किंग, ये डील बहुत जरूरी है और आपके बिना ये नहीं हो सकती। कुछ घंटे और रुक जाए, आप खुद जानते हैं ये कितनी बड़ी डील है और आपका यहाँ रहना कितना जरूरी है। राका, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरा जाना जरूरी है। डील की सारी फॉर्मेलिटी तुम और लिंडा मिलकर देख लेना, और जरूरत पड़े तो मैं तुम लोगों को वीडियो कॉल पर ज्वाइन कर लूंगा। कहते हुए क्रिश कार में बैठ गया। लेकिन किंग, ऑनलाइन ये थोड़ा रिस्की होगा, हम लोग FBI की नजर में आ सकते हैं, इतनी बड़ी डील हम लोग ऑनलाइन कैसे करें? करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, राका ने परेशान होते हुए कहा। सो आई डोंट केयर, डील कैंसिल कर दो, मैं अब नहीं रुक सकता तो नहीं रुक सकता, तुमसे होता है तो करो वरना रहने दो। कहते हुए क्रिश ने ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर ने रफ्तार पकड़कर गाड़ी भगाई। क्रिश को इस तरह हड़बड़ी में जाता हुआ देखकर राका हैरान था। राका ने अपने आप से कहा, ये किंग इतनी जल्दबाजी में कहाँ गए? राका ने लिंडा को कॉल करके क्रिश के शेड्यूल के बारे में पूछा तो लिंडा ने बताया, क्रिश का इस हथियार डील के अलावा अगले 3 दिन तक कोई प्लान नहीं है। राका ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट की और अपने आप से बोला, किंग का कोई काम नहीं है तो वह इतने गुस्से में कहाँ गए? राका ने अपने इन्फॉर्मर को कॉल किया और उसे सारी बात पता चल गई। कॉल रखने के बाद राका ने मुस्कुराकर खुद से कहा, टर्मरिक गर्ल, लगता है उसने मेरे किंग के जख्मी दिल पर मरहम लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन किंग जितने गुस्से में यहाँ से निकले हैं, मुझे डर है कहीं वह अपने मरहम लगाने वाली को ही घायल ना कर दे। ओह, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। किंग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जब से आए हैं 1 मिनट के लिए भी उस कपड़े के टुकड़े को खुद से दूर नहीं किया है और ना ही उसे वॉश करने देते हैं, तो वह उस लड़की को कुछ हार्म कैसे होने दे सकते हैं? उस लड़की का जिक्र आते ही उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है, जिसे वह कितनी भी छुपाने की कोशिश करें छुपा नहीं पाते, और उसे नुकसान पहुंचने की बात सुनकर चेहरे पर खौफ छा जाता है, इतना कि मुझे भी डर लगने लगे। खैर, उनका मामला है, वो समझे, मुझे अपने काम से काम रखना है, कहकर राका अपने काम में लग जाता है। इधर क्रिश अपने चॉपर में बैठकर वापस कैलिफोर्निया के लिए निकल चुका था। रास्ते भर उसके हाथों में आशी का दुपट्टा और चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखों में दुनिया भर के सवाल और गुस्सा नजर आ रहा था, क्योंकि नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वह गुस्से में उस दुपट्टे को अपने हाथों में और सख्त तरीके से पकड़ते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ फायरफ्लाई, मुझसे दूर रहकर तुम बहुत खुश हो ना, अब तुम्हें भी मेरी तड़प का अंदाजा होगा। इधर दूसरी तरफ युवान खन्ना एक फेमस बार एंड नाइट क्लब में था, जहां चारों तरफ म्यूजिक की धुन पर लड़के झूम रहे थे और लड़कियां ना के बराबर कपड़ों में डांस कर रही थी। डांस फ्लोर पर उनके कदम ऐसे थिरक रहे थे जैसे वह अपने बस में ही ना हो, और युवान अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर एक लड़की की कमर में हाथ डालकर यूं ही डांस कर रहा था। वह लड़की भी पूरी मस्ती के साथ युवान के हर बॉडी पार्ट को टच करते हुए
वन पीस ड्रेस में बहुत ही सेक्सी डांस कर रही थी। तभी अथर्व समर के साथ उस नाइट क्लब में आया और बार काउंटर पर बैठकर एक कॉकटेल ऑर्डर की। अथर्व और समर ड्रिंक लेते हुए अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देख रहे थे। तभी उनकी नज़र युवान पर पड़ी, जो एक लड़की के साथ डांस करता हुआ उसे जगह जगह छूकर फील कर रहा था। युवान और उस लड़की के बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था, बल्कि हद से ज्यादा नजदीकियां थी। युवान ने अपने हाथ में जो ड्रिंक ले रखी थी, वह बार बार उस लड़की के गले और कांधे पर डालकर उसे सक कर रहा था और वह लड़की भी आंखें बंद करके युवान के सक करते होंठों को अपने बदन पर फील कर रही थी। उन दोनों की नजदीकियां और ये हरकतें देखकर ही समर सर घूमने लगा। वह मुंह बनाते हुए अथर्व से बोला, छी, ये युवान खन्ना कितना घटिया इंसान है। वहाँ पूरे कॉलेज के सामने मेरी आशु को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करता है और यहाँ ये घटिया हरकतें। तुम सही कह रहे थे अथर्व, ये सचमुच घटिया इंसान है और मेरी आशु के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। समर की बात सुनकर अथर्व ने एक नज़र युवान को देखकर अथर्व से कहा, मैं इसके कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आज यहाँ इससे बात करने आया हूँ। ये किसी भी एंगल से आशी के लायक नहीं है, एक नंबर का याश और आवारा लड़का है। लड़कियां इसके लिए सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है और अपने बाप के पैसों का गुरूर और पावर इसे ये सब करने के लिए उकसाता है। तभी वह लोग देखते हैं युवान उस लड़की की कमर में हाथ डालकर प्राइवेट रूम की तरफ जा रहा था। तुरंत अथर्व और समर युवान को आवाज देते हुए बोले, युवान खन्ना, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। युवान अपने सामने अथर्व और समर को देखकर चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, अथर्व प्रताप सिंघानिया, कैसे हो तुम? जब से आया हूँ तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? जहां तक मैं जानता हूं तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे सामने भी नहीं आना चाहते, तो फिर आज अचानक? वेल, मैं फिलहाल एंजॉय करने के मूड में हूं और तुमसे फालतू बात करने का टाइम नहीं है, जाओ और तुम भी एंजॉय करो। ये कहते हुए युवान के चेहरे पर दुनिया भर का गुरूर था। वह अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाता है, तभी अथर्व ने शांत लहजे में कहा, मुझे आशी के बारे में बात करनी है। ये सुनते ही युवान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। उसके चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वह उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी, हम लोग बाद में एंजॉय करेंगे, तब तक तुम जाओ और कहीं और मुंह मारो। युवान की बात सुनकर वह लड़की चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कान लेकर वहां से चली जाती है। अथर्व और समर हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? इतने घटिया शब्द। खैर, युवान ने अथर्व से कहा, कहो क्या बात करनी है? तुम आशी के पीछे क्यों पड़े हो? देखो, वह बहुत इनोसेंट है, तुम्हारी इन सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड और उन चीप लड़कियों की तरह नहीं। प्लीज उससे दूर रहो। अथर्व ने कहा, ओह, तो तुम उसकी तरफदारी करने आए हो? वैसे लगते क्या हो तुम उसके? खैर, चाहे जो भी लगते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं उस लड़की में इंटरेस्टेड हूँ और इसलिए अब तुम्हें पीछे हटना होगा। वैसे तुमने सही कहा, वह बहुत इनोसेंट है और उसकी यही इनोसेंस मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने आज तक उसके जैसी इनोसेंट, प्योर हार्टेड लड़की नहीं देखी। बिल्कुल टिपिकल इंडियन गर्ल। तुम्हें पता है, आज तक मुझे एक भी इंडियन लड़कियां पसंद नहीं आई है, लेकिन वो सबसे अलग है और इसलिए मुझे वो पसंद आ रही है। एंड यू डोंट वरी, मैं उसे इन लड़कियों की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सब तो बस मेरे वन नाइट स्टैंड के लिए है। उसे मैं कम से कम 1 महीना तो यूज करूंगा ही करूंगा। उसे मैं आराम से नोच नोच के खाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर तुम्हें चाहिए तो रख लेना। युवान ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। ये घटिया बात सुनते ही अथर्व और समर के चेहरे के रिएक्शन बहुत ही ज्यादा घिन भरे और गुस्से वाले हो जाते हैं। अथर्व खुद को संभाल नहीं पाता और गुस्से में युवान का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बात करने की? तू उसे इन घटिया लड़कियों की तरह समझ रहा है, उसे इस्तेमाल करना चाहता है। युवान खन्ना, तूने गलत लड़की पर नजर डाला है। वह मेरे लिए मेरी बहन के जैसी है और मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू उससे दूर रह, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तेरी और मेरी फैमिली का कोई रिश्ता भी है। अथर्व का हाथ अपने गिरेबान पर देखकर युवान के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अथर्व का हाथ पकड़कर कहता है, हाथ नीचे कर, वरना ये हाथ टूटने में वक्त नहीं लगेगा। तेरा और मेरी फैमिली का सिर्फ एक ही रिश्ता है और वह है दुश्मनी का, और जहां तक मैं जानता हूं वह लड़की तेरी कुछ नहीं लगती, तो इस मामले में मत पड़। क्यों एक अनजान लड़की के लिए एक बार फिर मुझसे दुश्मनी लेने पर तुला है? तू अच्छी तरह से जानता है, मुझे जो लड़की पसंद आ जाती है वह मुझे चाहिए ही चाहिए, और उस लड़की में तो मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। शुक्र मना कि मेरी नजर तेरी बहन नताशा पर नहीं है, वैसे वह भी बहुत खूबसूरत है।
पर वो क्या है ना, मेरा अब खूबसूरत लड़कियों से दिल भर गया है। आजकल मुझे क्यूटनेस पसंद आ रही है भाई, आखिर लाइफ में कुछ फ्लेवर भी तो होना चाहिए। कब तक मीठा खाते रहेंगे, कुछ सॉल्टी भी तो होना चाहिए। तुम्हें पता है मुझे उसकी तरफ कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है? कि वह हद से ज्यादा इनोसेंट है, अनछुई है, और एक बार में मेरी बात मानती ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे पलट कर भी नहीं देखती। साला यही बात मुझे उसके लिए चैलेंजिंग लगती है। बट यू डोंट वरी, मैं जिस दिन इस चैलेंज को जीत जाऊंगा उस दिन वो फ्री है। युवान के मुंह से ये सब बातें और नताशा का नाम सुनकर अथर्व का पारा हाई हो चुका था। वह एक पंच युवान को मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है, खबरदार जो मेरी दोनों बहनों के करीब भी आया। अभी उनका भाई जिंदा है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरी बहनों का नाम लेगा। एक बात याद रख युवान खन्ना, भले ही तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तेरा बाप कितने भी पैसे वाला और पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर तेरी गंदी नजर मेरी आशी और नताशा पर पड़ी तो याद रखना उनका भाई अथर्व प्रताप सिंघानिया जिंदा है। उन तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। आशी ने मुझे भाई कहा है, और हमारे हिंदुस्तान में बहन के लिए भाई चट्टान की वह मजबूत दीवार है कि बहन को छूने से पहले हवा तक को इस चट्टान से टकराना पड़ता है। मेरे होते हुए ना तू मेरी आशी तक पहुंच सकता है और ना मेरी नताशा तक। मैं अब तक इसलिए चुप था क्योंकि मॉम डैड ने मुझे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मना किया था, लेकिन बात अगर मेरी बहनों पर आएगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। युवान खन्ना, जो अथर्व के पंच से अब तक हैरान था, उसके होठों से खून निकल रहा था। वह अथर्व की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अथर्व प्रताप सिंघानिया, तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है मुझ पर हाथ उठाकर। अब तो मुझे वह लड़की चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैं देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकता है। बहुत जल्द वह लड़की मेरे करीब होगी, मेरे नीचे मेरे बिस्तर में होगी, और मैं अपने हाथों से उसकी मासूमियत छीनूंगा। देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तुझे जो करना है कर ले, कहकर युवान खन्ना गुस्से में वहां से चला जाता है और अपनी फरेरी में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद भी उसकी घटिया बातें अथर्व और समर के कानों में गूंज रही थी और वो दोनों गुस्से में लाल पीले होने लगते हैं। अब समर को आशी की और भी ज्यादा चिंता हो रही थी। क्या आशी पर एक और मुसीबत आने वाली है? क्या करेगा युवान आशी के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए मेरा सया साइको। ऐसी ही डार्क रोमांटिक कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आगे सुनिए। रात 8 बजे आशी अपने घर पर आए और सीधा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुई। फिर हमेशा की तरह अपनी नाइट ड्रेस के रूप में एक लॉन्ग टी शर्ट और धोती स्टाइल सलवार पहनकर नीचे आई। आशी रसोई में खाना बनाकर रात के डिनर का इंतजाम कर रही थी। समर अब तक घर नहीं आया था। आशी ने लगभग खाना बना लिया था, तभी समर घर आ गया। उसे देखकर आशी ने कहा, अरे समर तू आ गया, मैंने डिनर बना दिया है, जल्दी डिनर कर लेते हैं, फिर डांस प्रैक्टिस करनी है। आशी की बात सुनकर समर ने कुछ नहीं कहा और सीधा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुआ और थोड़ी ही देर में नीचे आया। इस बीच उसके दिमाग में बार बार युवान की कही बातें घूम रही थी। ये जानने के बाद कि युवान कितना ताकतवर है और कितना घटिया इंसान है, समर को आशी की चिंता होने लगी थी। वही यूं ही खोया खोया सा था। समर के आने के बाद आशी ने डिनर सर्व किया और उसके साथ बैठकर खुद भी डिनर करने लगी। इस बीच आशी ने उसे ना जाने कॉलेज की कितनी ही बातें बताई, लेकिन समर का ध्यान तो जैसे उसकी बातों में था ही नहीं। आशी और समर ने डिनर कर लिया। अब जाकर आशी ने इस बात को नोटिस किया और समर से कहा, अरे समर क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, बोल क्या कह रही थी तू? समर ने बात टालते हुए कहा, वह मैं कह रही थी कि डिनर हो चुका है, चलो डांस प्रैक्टिस करते हैं। आशी ने अपनी बात दोहराई। हाँ चल करते हैं, कहकर समर ने आशी के साथ डांस की प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन अब भी समर अपने आप में उलझा हुआ था, वह डांस की प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहा था। अब जाकर आशी चिढ़ गई और मुंह बनाते हुए समर से बोली, समर क्या कर रहा है तू, प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बोलना, तेरा ध्यान कहाँ है? आशी की बात सुनकर समर ने पहले खुद में सोचा कि वह आशी को सारी बात बता दे, फिर उसने खुद से कहा, नहीं शायद आशी उसकी परेशानी समझ ना पाए। इसलिए समर ने बात को घुमाते हुए कहा, आशी में और अथर्व आज युवान खन्ना से मिले थे। हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है, बल्कि अथर्व और उसके बीच धक्का मुक्की भी हो गई। अब हमें डर लग रहा है वो तुझे नुकसान ना पहुंचाए, प्लीज तू उससे दूर रहना। उसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना बस। अरे समर तू कैसी बातें कर रहा है, मुझे उससे क्या मतलब है? तू चिंता मत कर, मैं उससे दूर रहूंगी। आशी ने समर को सांत्वना देते हुए कहा।
अच्छी बात है, और आशी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताना। फिलहाल मैं थक गया हूँ, मैं आराम चाहता हूँ, तू भी जा आराम कर, कहकर समर अपने कमरे की तरफ निकल गया। समर को परेशान देखकर आशी भी परेशान थी, वह भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। वह जैसे ही अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करती है, अचानक उसकी चीख निकल जाती है, आ तुम। आशी ने देखा कृष उसके बिस्तर पर लेटा हुआ है। अपनी कोहनी को बिस्तर पर रखकर, अपने हाथों पर सिर को टिकाकर दरवाजे की तरफ ही देख रहा है। कृष को अपने कमरे में देखकर आशी बहुत डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए जल्दी से उसने दरवाजा खोला और बाहर भागने के लिए जैसे ही अपना कदम बाहर निकाला, तभी उसके कानों में कृष की आवाज पड़ी, डोंट ट्राई टू गो आउट, अदरवाइज इट वोंट बी गुड फॉर यू एंड योर फ्रेंड, चुपचाप यहाँ आओ। कृष की धमकी सुनकर आशी के चलते हुए कदम रुक गए और वह डरते हुए वापस कमरे में आई। डर के मारे उसका गला सूख रहा था, वो एक खाली घूंट गटगटी है। क्लोज द डोर, कृष ने ठंडे लहजे में कहा, जिस पर आशी डरते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आई सेड, दरवाजा बंद करो, एक बार कहने पर समझ नहीं आता क्या? कृष ने बहुत ही डरावने लहजे में कहा था और आशी ने डरते हुए दरवाजा बंद कर दिया। फिर कृष ने एकदम सर्द आवाज में कहा, कम हियर क्लोज टू मी, प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। आशी ने मासूम सा चेहरा बनाकर डरते हुए कहा, मैंने कहा इधर आओ, मैं एक ही बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा, मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बातें नहीं मानते, चुपचाप मेरे पास आओ बिना कोई नाटक किए। इस वक्त कृष का चेहरा बहुत ही ज्यादा कठोर लग रहा था, जिसे देखकर आशी डर रही थी। वह धीरे धीरे अपने कदम कृष की तरफ बढ़ाती है। मेरे पास बैठो, कृष ने गंभीर भाव से कहा। कृष की बात सुनकर आशी डरते हुए उससे थोड़ा दूर हटकर बेड के कोने पर बैठ जाती है। ये देखकर कृष कठोर आवाज में बोला, और पास। आशी थोड़ा सरक गई, और पास। आशी थोड़ा सा और सरक गई, और पास। आशी डरते हुए थोड़ा और नजदीक सरकी। आशी को अपनी तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ देख कृष नॉर्मल आवाज में बोला, और पास। तभी आशी ने महसूस किया वह बिल्कुल कृष के सीने के पास तक आ चुकी है। आशी ने मन ही मन उसे गाली देते हुए बोली, पास पास बुलाते हुए इतना पास बुला लिया, अब क्या तेरी गोद में बैठूं? कनखजूरा कहीं का, मुझे मन में गाली बाद में देना, पहले और पास आओ। कृष ने आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हैं, इसे कैसे पता मैं इसे गाली दे रही हूँ? क्या यह मेरे दिल की बात सुन सकता है? इसे हमेशा मेरी बातें कैसे सुनाई देती है? आशी ने मन ही मन कहा। फिर मासूमियत से कृष की तरफ देखते हुए बोली, अब बिल्कुल भी जगह नहीं है जी, आपके सिर पर बैठ जाऊं। आशी की बात सुनकर कृष एक पल के लिए हैरान था, ये लड़की इस कंडीशन में भी अपनी जुबान चला रही है। अगले ही पल कृष ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। आशी खुद को संभाल नहीं पाए और कृष के सीने पर गिर गई। अब आशी कृष के सीने से लगे हुए उसके ऊपर थी, कृष के हाथ आशी की कमर से लिपटे हुए थे। ऐसा होने पर दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। आशी डरते हुए अपनी काली आंखों से कृष की नीली गहरी आंखों में देख रही थी। इस वक्त उसे कृष से डर लग रहा था और उसके दिल की रफ्तार वंदे भारत ट्रेन जैसी स्पीड पकड़े हुए थी। कृष आशी की काली मासूम और चंचल आंखों में खोता चला गया। इस वक्त उसके दिल की रफ्तार भी राजधानी एक्सप्रेस से कम नहीं थी। आशी को आपने इतने करीब देखकर कृष को अचानक बेचैनी सी होने लगी। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। कृष अभी उन मासूम आंखों और चेहरे को निहार ही रहा था कि तभी आशी ने किसी तरह खुद को काबू करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? कहते हुए आशी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी कृष अपने होश में आया और झटके से आशी को पलटकर अपने नीचे करके उसके ऊपर आ गया। कृष का एक हाथ अब तक आशी की कमर पर था और दूसरे हाथ के सहारे से वह आशी पर बैंड होते हुए बोला, मैं 2 दिनों नहीं आया और मुझे पता चला कि तुमने इन 2 दिनों को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। घर में पार्टी कर रही थी, तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हुई कि मैं दोबारा आऊंगा ही नहीं? पार्टी? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कोई पार्टी नहीं की, आशी ने मासूमियत से कहा। अच्छा, तो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो फिर वह लड़का कौन था जिसे तुम अपने साथ लेकर आई थी? और अभी भी तुम अपने दोस्त के साथ डांस कर रही थी। क्या तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है, या तुम दोबारा मुझे हल्के में लेने लगी हो? मैंने कहा था ना तुम फालतू लड़कों से दूर रहोगी, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के करीब जाने की? क्या पिछली बार का सबक भूल गई? वो तुम्हें छू रहा था, तुम्हारे करीब था, कैसे? तुमने उसे खुद को छूने की इजाजत कैसे दी? हाउ, टेल मी हाउ? कृष ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। इस वक्त वह अपनी नीली आंखों से आशी को घूर रहा था।
वह कोई भी हो, तुम्हें उससे मतलब क्या? तुम मुझ पर नजर रखते हो? तुम होते कौन हो? मेरी जासूसी करने वाले और मेरा पीछा करने वाले? आशी ने क्रिश को घूरते हुए पूछा, और इस सवाल पर क्रिश को गुस्सा आने लगा। क्रिश गुस्से में आशी की कमर को अपने हाथ से दबाकर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम बाहर के लोगों से दूर रहोगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी बात ना माने या मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। कहते हुए क्रिश ने अपनी गन निकाल ली। ये देखकर आशी डर से थरथर कांपने लगी। क्रिश की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। आशी बेबसी से उसे देख रही थी। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कों से चिपकने का? अब देखो मैं तुम्हारे दोस्त का क्या हाल करता हूँ। कहकर क्रिश तुरंत बिस्तर से उठा और बाहर की तरफ निकलने लगा। क्रिश का गुस्सा देखकर आशी डर के मारे कांपने लगी। उसे समर की चिंता हो रही थी। वह जल्दी से उठकर क्रिश को रोकते हुए बोली, सुनो रुक जाओ प्लीज। अरे नाम क्या है इसका? ओहो मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। चोरची, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, उसे कुछ मत करो, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैं तुमसे जुबान नहीं लड़ाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन समर को छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आशी रोते हुए अपने हाथ जोड़ने लगी। मैं चोर नहीं हूँ, खबरदार जो मुझे चोर कहा, क्रिश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ओह सॉरी सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता है ना जी। क्या नाम बताया जी आपने अपना? अरे उस दिन तो बताया था, साइको। हाँ साइको सया, साइको सया जी। रुक जाओ प्लीज। आशी के मुंह से अपने लिए साइको सया जी सुनकर ना जाने क्यों क्रिश के चलते हुए कदम रुक गए। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक बिखर गई जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया। उसने घूमकर देखा तो आशी की आंखों में आंसू थे। उसने जब अपनी नीली आंखों से आशी को रोता हुआ देखा, वह उसके पास गया और अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? तुम्हारी 3 गलतियां हैं। पहली गलती, मेरी बातों को इग्नोर करना। तुम्हारी दूसरी गलती, मुझसे जुबान लड़ाना। और तुम्हारी तीसरी गलती है कि तुमने मुझे हल्के में लिया। तो बताओ, मैं तुम्हारी तीन गलतियों को कैसे माफ करूं? आई एम वेरी सॉरी मिस्टर सया, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। पक्का विद्या माता की कसम। कहते हुए आशी ने अपने गले पर हाथ रखा। तुम कहो तो मैं अपने कान भी पकड़ लेती हूँ, उठक बैठक भी कर लेती हूँ। कहते हुए आशी ने उठक बैठक करना शुरू भी कर दिया। ये सब बोलते और करते हुए आशी बहुत मासूम लग रही थी। उसका मासूम चेहरा, बातें और मासूम हरकतें क्रिश को एक बार फिर अपनी ओर खींचने लगी। वह चाहकर भी उसकी मासूमियत को इग्नोर नहीं कर सकता था, और अपने लिए मिस्टर सया सुनकर तो उसका ठहाका लगाने का मन हुआ, लेकिन उसने अपनी गुस्से वाली इमेज को बरकरार रखना चाहा। देखते ही देखते वो आशी की मासूमियत में खो सा गया। उसका सारा गुस्सा मानो एक पल में उड़ गया। वह एकटक आशी के मासूम चेहरे को निहारने लगा। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। वह अपने जज्बातों के सैलाब में बहता ही जा रहा था। तभी आशी ने रायता फैला दिया, जो सजा देनी है मुझे दो, गलती मेरी है, प्लीज मेरे समर को कुछ मत करो, वह निर्दोष है। कहते हुए आशी रोने लगी। आशी के मुंह से मेरे समर सुनकर क्रिश का पारा हाई होने लगा। वह गुस्से से आशी के जबड़ों को जोर से दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हारा नहीं है, समझी तुम? बार बार एक ही गलती करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ, तुम सह नहीं पाओगी। तुम मेरे अलावा किसी को अपना नहीं कह सकती। मेरे अलावा तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, समझ गई तुम? कहते हुए उसकी पकड़ आशी के जबड़ों पर कसी हुई थी। क्रिश गुस्से में तिलमिलाया हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी, जो हमारी बोली आशी समझ नहीं पाई। आशी को उसकी कोई भी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। उसे तो बस बेहद दर्द हो रहा था और उसके आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, देखो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, जुबान भी नहीं लड़ाऊंगी और लड़कों से भी दूर रहूंगी, बस तुम समर को कुछ मत करना। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, बस मेरे दोस्तों से दूर रहो। इस वक्त उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू और चेहरे पर लाचारी और मासूमियत थी। आशी की बात सुनकर क्रिश ने कुछ पल सोचा, फिर शांत लहजे में आशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आई अश्योर कि मैं उसे कुछ नहीं करूं, और मैं तुम्हें जो सजा दूंगा तुम पूरी करोगी। सोच लो, बाद में नाटक मत करना। मुझे मंजूर है, लेकिन वादा करो तुम उससे दूर रहोगे। आशी ने रोते हुए कहा, ठीक है तुम मेरी बात मानती जाओ, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। तुमने अभी अभी 5 गलतियां की है, तो मैं तुम्हें 5 टारगेट दूंगा, तुम्हें वो कंप्लीट करने होंगे, फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं करूंगा।
कहते हुए कृष ने सवालिया नजरों के साथ आशी के मासूम चेहरे को देखा। पर पहले तो अपने 3 गलतियां कही थी। आशी ने मासूमियत से कृष को देखते हुए कहा, जिस पर कृष धमकी भरे स्वर में बोला, गलती तुमने की है ना, डिसाइड मैं करूंगा कि तुमने कितनी गलतियां की है। चुपचाप मेरे टारगेट कंप्लीट करो वरना। ठीक है मुझे मंजूर है, आशी ने तपाक से बोला। ये सुनते ही कृष के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह आशी के कंधों को सहलाता हुआ बड़े प्यार से बोला, गुड, वेरी गुड, तो तुम्हारा पहला टारगेट है। आखिर क्या होगी आशी की सजा? क्या एक की सजा होगी दूसरे के लिए मजा? क्या कृष को होगा आशी से सच्चा प्यार, या फिर होगी वो उसकी हवस का शिकार? आगे जानने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।